बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग सीएसएस और पीएमएस दोनों के लिए। सीएसएस और पीएमएस के तलबा अक्सर परेशानी का शिकार रहते हैं ऐसे के हवाले से। ऐसे डेफिनेटली एक टफ़ जॉब है और ख़ास तौर पर जब हमने ऐसे को एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना लिखना होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। ऐसे क्या है? ऐसे का लफ्ज़ एसाइल से निकला है। एसाई का मतलब टू ट्राई, कोशिश करना। फ्रेंच राइटर मॉन्टेने उसने हिस्ट्री में पहली बार ऐसे लिखा और वो ऐसे बेहंगम सा था, कोई सिस्टमैटिक ऐसे नहीं था। आगे चल के हम आज देखते हैं फ्रांसिस बेकन है, उसका भी सिस्टमैटिक ऐसे नहीं है। फिर बर्टन रसल आ जाता है, इसके ऐसे सिस्टमैटिक हैं। इनके जो पिछले थे प्रेडिसेसर्स, उनकी निस्बत ये इसका काम बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हमारा ऐसे है कौन सा? पीएमएस और सीएसएस लेवल का। पीएमएस और सीएसएस का ऐसे सारा ऐसे सिस्टमैटिक ऐसे है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। एक सेट पैटर्न है, उसको फॉलो करना है। अगर तो हम उसको फॉलो कर जाएं तो ऐसे हमारा कमाल, और अगर हम फॉलो ना कर सकें तो ऐसे फ्लॉप। अब मैं अपनी ज़ाती एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। 2006 में मैंने पहली बार सीएसएस के एग्ज़ाम्स दिए। ऐसे की मेरी तैयारी नहीं थी और मेरे सिर्फ 15 मार्क्स आए। और फिर 2008 में मैंने पेपर दिए। अब यहाँ पे मेरा ऐसे सिस्टमैटिक था और पूरी तैयारी के साथ था, तो उसमें मेरे मार्क्स आए 60। तो अब आप भी 60 एंड अबव मार्क्स ले सकते हैं अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे तो। अब ये बातें सादा सी बातें हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे को हमने लिखना कैसे है। सबसे पहली चीज़ जो है जो हमने देखनी है वो टॉपिक सिलेक्शन है। सबसे मुश्किल काम टॉपिक सिलेक्शन का है। हम सब जानते हैं कि जो सीएसएस और पीएमएस की स्टूडेंट है वो इतनी पोटेंशियल रखता है कि वो हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ लिख सके। लेकिन मसला ये है, देखना हमने ये है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पे हमारी ग्रिप ज़्यादा है, जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और जो कम से कम कंट्रोवर्शियल है। कोई ऐसा टॉपिक जो कंट्रोवर्सी से भरपूर हो, आपने उसे नहीं ऑप्ट करना, वो आपको तंग करेगा। लेस कंट्रोवर्शियल। अच्छा, एक बात, जिस टॉपिक पे आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वही आपने चूज़ करना है। उसकी वजह यह है कि आप क्लियर होंगे, क्लैरिटी होगी आपके दिमाग में। अगर क्लैरिटी होगी तो लिखना आसान हो जाएगा, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर आगे चल के बंदा फंस जाएगा। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन एक लिहाज से सब्जेक्टिव अमल है, लेकिन इस सब्जेक्टिव अमल को आपने जब लिखना है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। सब्जेक्टिविटी क्या होती है? सब्जेक्टिविटी ये है कि आपकी पर्सनल ओपिनियन है। ऐसे अमूमी तौर पे पर्सनल ओपिनियन ही होता है, लेकिन सीएसएस का या पीएमएस का ऐसे ऑब्जेक्टिविटी मांगता है। आप इस अंदाज से लिखें कि कोई बंदा आपके लिखे पे एतराज़ ना करे या कम अज़ कम एतराज़ करे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन राइट है, हर एक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप वो टॉपिक लें जिसमें लोग आपसे कम इख्तलाफ करें, और आपने उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्टिविटी इज़ ऑफन लेस लाइक, ये पसंद नहीं की जाती। ऑब्जेक्टिविटी पसंद की जाती है। आपने अपने एग्जामिनर को मुतमईन करना है कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और ज़्यादा लोग उससे मुत्तफिक हैं। टॉपिक सिलेक्शन के बाद अगला मरहला आता है आउटलाइन का।
आउटलाइन ऐसे का फेस है, यहाँ से पता चलता है कि ऐसे में आगे क्या है। आउटलाइन आपकी वेल थॉट, वेल निट होनी चाहिए और आउटलाइन के अंदर कोई भी किसी किस्म की ख़राबी की गुंजाइश नहीं है। जितना टाइम आप ज़्यादा लगा सकते हैं आउटलाइन पे लगा लें, लेकिन एक दफ़ा आउटलाइन बन गई तो फिर आगे ऐसे में उससे आप इनहराफ नहीं कर सकते। आउटलाइन में आगे जाके इंट्रोडक्शन, आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन आता है। अब इंट्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट होती है जी। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है, थीसिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द एसे। इस थीसिस स्टेटमेंट की बुनियाद पे आपके एसे ने परखे जाना है, यहाँ पे जज होना है। जो एग्जामिनर है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट को लेगा और उस थीसिस स्टेटमेंट के बाद जो उसकी सपोर्ट में आपने मटेरियल दिया हुआ है उसको जज करेगा। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है ये सबसे मुश्किल काम है ऐसे राइटिंग में, क्योंकि यहाँ पे किसी भी किस्म का पहलू आप छोड़ नहीं सकते। हर एंगल से, हर जाविये से, हर एतबार से सोच के आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है। जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी उसी पे आगे एग्जामिनर फोकस करके आपका काम आगे देखेगा। अब थीसिस स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 द टॉपिक प्लस अबाउट द टॉपिक। जो भी आपकी राय है, जो भी आपका मुद्दा है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आपकी राय है, वो इस थीसिस स्टेट में मुकम्मल तौर पे उसका इजहार हो। इसके अंदर किसी सूरत भी गुंजाइश नहीं कि आप हल्के अंदाज से या लाउबाली तरीके से या कैजुअल अंदाज में थीसिस स्टेटमेंट लिखें। थीसिस स्टेटमेंट किसी सूरत भी मामूली काम नहीं है, ये गैर मामूली काम है। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट के बाद क्या है, आउटलाइन को हम दोबारा जाते हैं। आउटलाइन लिखने का तरीका क्या है? बेशुमार तरीके हैं मार्केट में, लेकिन जो मेरा आजमूदा तरीका है बिल्कुल ईमानदारी से वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आउटलाइन में आपने कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस। आप वन वर्ड या फ्रेजेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे देता हूँ, ये आउटलाइन है, इसकी हमने कोई टॉपिक चूज करना पड़ेगा। अब हमें जी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इटसेल्फ ऐसे नहीं आएगा, ये कुछ इस तरह आएगा, डेमोक्रेसी एंड इट्स बेनिफिट्स, और आएगा डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ये खाली डेमोक्रेसी ऐसे कभी नहीं आएगा। अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं हमारे पास डेमोक्रेसी एंड इट्स बेनिफिट्स ये टॉपिक है, तो इसको हमने स्टार्ट लेना है। कैसे लेंगे? दो देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स with democracy, yet we can declare that democracy has its benefits। अब ये हमने एक ले लिया सेंटेंस। अब इसमें हमने दोनों बातों का जिक्र कर दिया कि इसके नेगेटिव्स भी हैं, इसके पॉजिटिव्स भी हैं। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो डेमोक्रेसी के नेगेटिव्स भी हैं, और अगर हम सिर्फ नेगेटिव्स की तरफ जाएंगे तो इसके पॉजिटिव्स भी हैं। लिहाजा हमें बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा और दोनों को जहन में रखना पड़ेगा। अच्छा, आउटलाइन आपकी एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस होंगे, एटलीस्ट, और मैक्सिमम 30 होंगे, और ये सीक्वेंस में चलेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन।
और एक बात ज़हन में रखिएगा, जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये इंट्रोडक्शन के हवाले से है और ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट भी शामिल है। और एक बात और ज़हन में रखनी है कि यह आपका कोई भी पैराग्राफ 80 वर्ड से नीचे ना हो और 120 वर्ड प्लस का ना हो। इसके अंदर अंदर आपने रह के तो ऐसे लिखना है हर पैराग्राफ। अब ये पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन है। पॉइंट नंबर 2 इसका आगे क्या है, एक्सप्लेनेशन है या डिफेंस है। आपका जो आपने थीसिस स्टेटमेंट दी है उसको आपने डिफेंड करना है। नंबर 3 में भी डिफेंस, आप सारे आगे डिफेंस चलेंगे और ऐसे लिखने में आप आज़ाद हैं। दुनिया जहां से भी आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट की फेवर में कहीं से कुछ भी मिलता है, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कुछ भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इवन आप उर्दू के अशार लिख सकते हैं, लेकिन फॉन्ट इंग्लिश का रहेगा, जिसको हम SMS लैंग्वेज भी कहते हैं। फॉन्ट इंग्लिश रखना है, लिख आप उर्दू के अशार भी सकते हैं। उसके बाद आपने एक बात, थीसिस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। क्यों भला? ऐसे जो है ये आपकी पर्सनैलिटी का अक्कास भी है। ऐसे रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी एज वेल। इसको ज़हन में रखना है। क्यों? अब आप एक सवाल पैदा हो गया, एक बंदा अपनी बात से मुकर जाए, इनकार कर दे, डिनाइल कर दे, सेल्फ डिनाइल में चला जाए, तो वो बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं होती। लिहाजा आपने थीसिस स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना। कुछ भी हो जाए, आपने जो थीसिस स्टेटमेंट लिख दी है फिर उसका डिफेंस ही डिफेंस है। वो उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं थूक के चाटना नहीं है, अलाउड नहीं है। आपकी पर्सनालिटी जो है ये मसख डिस्टॉर्शन वाली पर्सनालिटी नज़र आएगी। एक दफ़ा जो कर दिया सो कर दिया। अब आपके पास 20 पॉइंट्स हैं, 20 पैराग्राफ्स हैं, उसमें ही आपने चलना है और हर बार डिफेंस ही देना है। अलाउड नहीं है कि आप अपनी बात, सेल्फ निगेशन कौन करता है? वो जो बैलेंस पर्सनैलिटी वाला नहीं है। ऐसे से आपकी पर्सनैलिटी का इजहार भी होता है। लिहाजा आपने थीसिस स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, जाएंगे तो उसका नुकसान होगा। इसी तरह अब फैक्ट्स एंड फिगर्स की मैंने पहले बात की कि आप दुनिया जहां से फैक्ट्स एंड फिगर्स ला सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस देने हैं। अब स्ट्रॉन्ग रेफरेंस कौन सा होता है कि आप बुक का नाम, ऑथर का नाम, ये दोनों दें। इससे भी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। आप चैप्टर का नाम दें, आप उसकी लाइंस कोट करें। ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रेफरेंस में आती हैं। और जो वीक रेफरेंसेस होते हैं, समवन सेड, किसी ने कहा, ये कोई रेफरेंस नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ है, किसी सूरत में अलाउड नहीं है। अब एक क्वेश्चन और आ गया कि हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो फिर तजर्बे की बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज आपकी सिंपल होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज आसान, जो कि एग्जामिनर को समझ आए। अगर आप भारी भरकम लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो मुमकिन तौर पे आपसे गलती का इम्कान ज़्यादा है। और जब आप गलती करेंगे तो एग्जामिनर गलत समझेगा तो आपको उड़ा देगा। लिहाजा लैंग्वेज बिल्कुल आसान रखनी है और यूँ अपना एक्सप्रेशन देना है कि जो एग्ज़ामिनर है उसके दिलो दिमाग पे जाके आपकी बातें लगें। आपने इम्प्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करनी है। इम्प्रेसिव लैंग्वेज से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि आप हैवी कंस्ट्रक्शंस यूज़ करें, हैवी वर्ड यूज़ करें, नहीं। सादा, बिल्कुल सादा, आसान, उसको समझाना है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जब आप उसको अपनी बात समझा लेंगे तो आप ऐसे में से पास। और अगर आप ये कहेंगे कि जी मेरे पास वोकैबलरी की कमी है, तो ये नाकाबिल कबूल अमल है। वोकैबलरी इतनी बंदे के पास होती है कि वो ऐसे को अटेम्प्ट कर सके। इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं? इश्यूज़ आते हैं थीसिस स्टेटमेंट पे और सेल्फ कंट्राडिक्शन पे। सेल्फ कंट्राडिक्शन अलाउड नहीं किसी सूरत भी। अगर इंसान, आपकी एक राय है, गलत भी हो सकती है, इंसान है, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी राय को आगे जाके बदल दें, नहीं बदलना।
पर्सनैलिटी को, अपने वकार को मेंटेन रखना है। इख्तलाफ राय होता है, लाजमी नहीं है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो आपको पसंद हो या जो आपकी राय है वो मेरी राय हो, ये लाजमी नहीं होता। लाजमी क्या है, जो बात आपने की उस पर कायम रहे, बात करें ही सोच के। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर मुंह से बोलो, और थिंक बिफोर यू स्पीक, लुक बिफोर यू लीप। ये वाली बातें पहले से हैं, प्री प्लान्ड हैं। जब आप एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि जी मैंने अब ये टॉपिक लेना है, ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है, फिर उससे आप इधर उधर नहीं हो सकते। अब आ जाए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमेशा इंट्रोडक्शन की अफर्मेशन होती है, असर्शन होती है। जो आपने इंट्रोडक्शन दिया होता है उसी के बारे में आपने दोबारा बातें करके साबित करना है। हैंस वी कैन से देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड। इस किस्म के अल्फाज आएंगे और अप्रूवल थीसिस स्टेटमेंट का ही होगा। थीसिस स्टेटमेंट से आप हट नहीं सकते। ज़रा सा भी हटेंगे तो आपको पता नहीं आपके साथ एग्जामिनर ने करना क्या है, उड़ा देना है। अक्सर लोग क्यों उड़ते हैं? दो चार बातों की वजह से उड़ते हैं। उनकी लैंग्वेज भी गुजारे वाली होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है थीसिस स्टेटमेंट पे। वो कोऑर्डिनेटेड थीसिस स्टेटमेंट लिख ही नहीं पाते। अगर कोशिश करके उन्होंने कोऑर्डिनेटेड थीसिस स्टेटमेंट लिख ली तो फिर वो उसका डिफेंस नहीं कर पाते, आगे जाके खुद ही उसके डिनाइल में चले जाते हैं। जब डिनाइल में जाएंगे तो वो क्या कहेगा एग्जामिनर? एक ही फिक्रा बोलेगा, ये कंफ्यूज्ड आदमी है। और कंफ्यूज्ड आदमी को मिलता कुछ भी नहीं है, वो फारिग होता है। आपकी क्लैरिटी, इस चीज़ से क्लैरिटी साबित होती है कि जो थीसिस स्टेटमेंट में है वही आपके कंक्लूजन में अप्रूव हो, साबित हो, और वही आपका कंक्लूजन हो जो थीसिस स्टेटमेंट है। अगर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो मसाइल आएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही है। ये ज़रा जल्दबाजी में वीडियो बनाई गई है। आप डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। लेकिन ये जो मई में पेपर हो रहे हैं CSS के, उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे मैंने ब्रीफली बात की है कि वो इन चीज़ों पे फोकस कर लें तो उनका ऐसे पास हो जाएगा। डिटेल्ड वीडियो वो लेंथी होंगी, कोई अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट की, 50 की, तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बनेगी। लिहाजा आज के लिए इतना कुछ ही है। और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हों, आपको आपके दिल को लगी हों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।